प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान बड़े स्कैंडल में फंस गए। गैर कानूनी रकम मुंतकिली के एवज इमरान खान को 5 अरब की रिश्वत, मलिक रियाज से डील का भांडा फूट गया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने शहजाद अकबर के जरिए मलिक रियाज से डील कैसे फाइनल की, काबीना इजलास में किस वजीर ने क्या कहा, पाकिस्तान बरतानवी डील में किसी के दस्तखत क्यों नहीं थे, अहम इंकशाफात काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव स्टोरी में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब असम्बली में नया तनाज़ा, गवर्नर ने 41वां इजलास ऐवान इकबाल में तलब कर लिया और उधर स्पीकर ने 40वां इजलास दोबारा शुरू कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे पार्टी में पैराशूटर्स के धोखे, इमरान खान दिल बर्दाश्ता मुश्किलात से कैसे निकले, खान ने पुराने साथियों को मशवरे के लिए बुला लिया। हामिद खान और पुराने साथियों की मुलाकात, हामिद खान ने इमरान खान को क्या मशवरे दिए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क माशी बहरान का शिकार, नजर रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज ना करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खबरदार कर दिया। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस की जमानत का मामला देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स, ईसीएल में शामिल नामों को बैरून मुल्क जाने को वजारत दाखिला की इजाजत से मशरूत कर दिया। क्लास साहब, काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से हमने देखा कि इमरान खान हुकूमत के बाद जाने के बाद जो उनके स्कैंडल सामने आए, उसमें से आई थिंक ये इस स्कैंडल का वॉल्यूम ज़रा ज़्यादा है, इसके इम्पैक्ट्स भी ज़्यादा है। क्या हुआ काबीना के अंदर जो ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इसकी डिटेल्स क्या हैं? वैसे ये स्कैंडल स्टोरी जो है हम पहले भी अपने शो में ला चुके हैं। अपने उस वक्त हमने ज़राए से की थी, कैबिनेट पेपर से हमारे पास कि वहाँ से देखकर हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि खान साहब ने इसको कैसे, ये मशकूक उसी वक्त ही हो गई थी जब इन्होंने इसको खुफिया करार दे दिया था कि इसको एक उन्होंने लिफाफा पेश किया था वहाँ पे कैबिनेट में, उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने वहीं पे मीटिंग में, और उन्होंने कैबिनेट मेंबर्स को बगैर दिखाए उन्होंने कहा था जनाब कि ये पेपर्स हैं और इसको बस ये कैबिनेट अप्रूवल दे दे, लेकिन इसको खोल के कोई देख नहीं सकता, कोई इसको पढ़ नहीं सकता। और उसकी अप्रूवल लेने के बाद इसको उन्होंने बाकायदा सील कर दिया था कि ये खुफिया पेपर रहेगा। अभी भी मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, स्टोरी हम दे चुके हैं, इस पर ऑलरेडी आ चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है, नई बातें कुछ और हैं। आज कैबिनेट का जो इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी है। किसी से 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है, ये कैबिनेट के एजेंडे पे नहीं था आज कि ये जो डील हुई है उसके साथ मलिक रियाज के साथ या नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ यूके में, वहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है ये सारी। उसके कैबिनेट जब शुरू होती है तो आप उसके बाद वहाँ पे एक तो एजेंडा आइटम्स होते हैं आपके, आप उनको देखते हैं। फिर ये मिनिस्टर, बाज़ और पावरफुल जो मिनिस्टर हैं वो समरी वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि इसको भी डिस्कशन में लाया जाए। सो इन्होंने बचने के लिए, हाइप से बचने के लिए हुकूमत ने कि अगर हम उसमें एजेंडे पर लेकर आए तो लीक हो जाएगा, तो अखबारात कहीं से रोला डालेंगे। और मलिक आपको रियाज साहब का अपना एक उनका क्लाउड भी है, अपना एक इन्फ्लुएंस भी है, तो मुमकिन है स्टोरी जो है या उस पर एजेंडे पे ना आ सके, लिहाजा उन्होंने चुपके से इसको एजेंडे पे लेकर आए हैं। उसके लिए कैबिनेट का जब इजलास वहाँ पर शुरू हुआ है, एक तो ये चीज़। अब इसमें 2-4 लोग बड़े एक्टिव थे वहाँ पे जिन्होंने इसको ये टेकअप किया है और उन्होंने इस डील पे क्वेश्चंस उठाए हैं और ये कहा गया कि इसको रीओपन किया जाए। तो शहबाज शरीफ साहब खुद साफ ज़ाहिर चाहते थे, उन्होंने बड़ी इस पर लंबी बातचीत भी की है। उनसे ज़्यादा हट के जो मुझे बताया कि इंटरेस्टिंगली वो जो था उस तारिक बशीर चीमा जो है वो पिछली उस कैबिनेट इजलास में मौजूद थे इमरान खान साहब के, जिसने इसको सील किया था और जिन्होंने नहीं दिखाया था वो भी पेश थे, नहीं जनाब कि इसको वो किया जाए। ये जो लिफाफा पेश किया गया था जिसका हमें नहीं पता इसमें क्या था क्या नहीं था, इसको ओपन किया जाए और कैबिनेट के साथ शेयर किया जाए। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, तो वो बड़े, उन्होंने वो उसमें इसको एग्रेसिवली वो कैबिनेट में उन्होंने इसको उठाया कि जनाब की सारी डिटेल्स हैं, ये आप इनको ओपन करें, सामने आने चाहिए। उन्हें आपको याद होगा उन्होंने कौमी असम्बली में बड़ी एक उन्होंने तकरीर की थी धुआंधार, जिसमें उन्हें बुशरा बेगम साहबा, फराह खान साहबा, इनकी ज़मीन के मामला जो मलिक रियाज साहब से लिए थे वो उन्होंने वहाँ पर उठाए थे, फिर कैबिनेट में उठाए। फिर मुझे बताया कि शहरी रहमान साहबा जो हैं उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं जो मुझे सोर्सेज ने बताया। स्पेशली इस बात पर वहाँ पर सवालात उठे हैं कि कोर्ट ने कैसे इस डील को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और इसको एडजस्ट किया गया। पैसे जो 190 मिलियन पाउंड आए थे वहाँ से, उसे यूके से आए थे, तो ये कोर्ट ने कैसे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक्सेप्ट किया है इनको, इस तरह की उसको शेडी डील को, उनका ये कहना था। फिर राना तनवीर थे, वो बड़ा बोले हैं वहाँ पे। कमर जमा कहरा का मुझे बताया गया है कि उन्होंने खासा इसमें अपना उस पर आगे गुफ्तगू की है। फिर उसके तारड़ साहब, ये जो है आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पर बात की है। मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, वो इस पर बोली हैं। सो ये तमाम ओवरऑल वो कहते हैं तमाम मिनिस्टर एक एक करके वो बोले हैं कि डील जो है इसको क्यों खुफिया रखा गया था और इसमें क्या ऐसी चीज़ें थी, लिफाफा खोला जाए। उस पर जब लिफाफा खोला गया तो एक और उनके लिए इंकशाफ था जो मेरा ख्याल है
वहाँ पे कैबिनेट के साथ शेयर हुआ, जो इन्होंने एक ना सेक्रेसी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने किया था उनके साथ, जो हमें बताया गया था कि हमने सेक्रेसी डॉक्यूमेंट एक साइन किया है इसके ब्रिटेन के साथ, जिसके तहत हम ये जो तमाम डील हुई NSA ने आपको सारी NCA ने पैसे भेजे हैं UK इस एजेंसी ने, तो ये हम किसी को हम दिखा नहीं सकते, हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते। और आपको याद होगा उस वक्त शहजाद अकबर साहब और इमरान खान साहब और इनके सारे लोग यही कहते थे कि हमारा UK से एक मुआहदा हुआ है और उसको हम उसके तहत इसको पब्लिक नहीं करेंगे। इन्होंने वो मुआहदा खोला, उसी में से वो जो वो पैकेट था, लिफाफा था, उसमें से जब मुआहदा निकला पता ये चला ना उस पर किसी के UK के सिग्नेचर हैं एजेंसी के, ना पाकिस्तान में से किसी के हैं। सिंपली एक सादा कागज़ जो है वो निकाला गया, उस पर किसी के कोई साइन नहीं है। सिंपल ये कहा गया है कि अब आपने यहीं पाकिस्तान में बैठ के वो टाइप करके कैबिनेट मेंबरान के आपने अप्रूवल ले ली, क्योंकि आपको याद है उस वक्त भी किसी ने इसको देखा तो नहीं था पेपर, जैसे मैंने आपको बताया। सो वो पेपर जो निकला है जो ज़्यादा बम शेल था सब के लिए कि UK के किसी ऑफिशियल के सिग्नेचर नहीं है उस पर, जो सेक्रेसी डॉक्यूमेंट इन्होंने कहा था कॉन्फिडेंशियल रहेगा, पाकिस्तान से भी नहीं है। सो उससे ये उन्होंने आके अस्यूम किया कि ये टाइप यहीं पर टाइप करके उसके कोई कंटेंट बना के उन्होंने लिफाफे में रख दिया था, ये तसव्वुर देने के लिए कि जनाब ये जो डील मलिक रियाज के साथ हुई है इसको पब्लिक नहीं करेंगे। और प्लस जो वहाँ पे क्वेश्चंस उठे कि ये जो थे उसके SAPM जो थे शहजाद अकबर अंडर द रूल्स एंड लॉज ऑफ द कैबिनेट, ये वहाँ पे समरी लेकर आ नहीं सकते थे, पेपर वहाँ पर लेकर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे जिस तरह उन्होंने उस वक्त इमरान खान साहब की कैबिनेट में किया था, ब्रीफिंग दी थी और प्लस उन्होंने कागज़ पेश किए थे। सो वो भी नहीं कर सकते थे, इलीगल था। क्योंकि पहले इसमें भी गौर किया गया कि क्या हमें अनसील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट जो है वो फैसला कर चुके थे इमरान खान साहब वाली कि हम नहीं करेंगे। ये 7 दिसंबर मैं आपको बता रहा हूँ, या 5 दिसंबर या 7 दिसंबर की कैबिनेट मीटिंग है 2019 की, मैं उसके आपको बता रहा हूँ, वहाँ उस वक्त हुआ था वो। खैर फाइनली उन्होंने किया, इस पर डिबेट है, उन्होंने कहा नहीं जनाब हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। प्लस उन्होंने कमेटी बनाई है जो फर्दर इसको प्रोब करेगी कि इसका मनी ट्रेल ढूंढें, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ढूंढें, ये पैसे कहाँ से आए, ये किस तरीके से आए, इन्होंने कैसे कौन से अकाउंट्स में इन्होंने डाले और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसमें आजम तारड़ साहब हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उसके बाद आपके जो मुझे बताया कि एडिटर जनरल पाकिस्तान है वो भी शायद उसमें शामिल है। सो एक पूरी उन्होंने कमेटी में फाइनेंस भी शामिल है, ये सारे हैं। ये तो यहाँ तक कि कैबिनेट की, हालांकि बड़ी लंबी तफसील थी, मैंने आपको मुख्तसरन बताया। अब सवाल ये पैसा लंदन में यहाँ से आया कैसे है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि मलिक रियाज साहब जो है इनकी गर्दन पे अंगूठा रखा गया था। ये हाउस ऑफ शरीफ जो है इन्होंने कहा था हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ पे एक हाइड पार्क नंबर 1 वो आप खरीदें। इनसे ज़बरदस्ती 2014-15 के बाद जब ये पनामा वगैरह आए, इन्होंने मलिक रियाज को कहा है कि उस वक्त कोई 12 बिलियन रुपीज़ की इन्होंने वहाँ पे एक फ्लैट अपना बेचा उनको, मलिक रियाज को। अली रियाज इनके बेटे हैं जो वहाँ पे उनका अपना अकाउंट है, जो प्रॉपर्टी उस वक्त डील करते थे वो मतलब लीगल अकाउंट है। उन्होंने लीगल अकाउंट से इनको 12 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी बराबर के इन्होंने आके हाउस ऑफ शरीफ को इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए, जो लीगल एक मतलब डील थी। अब इसका पता चला इसको ये शहजाद अकबर साहब को कि इस तरह की कोई डील हुई है, तो शहजाद अकबर साहब ने कंप्लेंट की वहाँ पे इनको ये जो आपको याद होगा NCA को कि जनाब इन्होंने ब्राइब किया है, मलिक रियाज साहब ने इनको शरीफों को किया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जिसकी इन्होंने 12 बिलियन रुपीज़ दी है इतनी इसकी वैल्यू बनती नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू इसकी कम है, लेकिन प्राइस मलिक साहब ने ज़्यादा दी है। ये बेसिकली ब्राइब कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कंपनी वज़ीर आज़म थे यहाँ पर, उसके बदले शायद कोई फेवर लेंगे, ये कंप्लेंट वहाँ पर दी गई थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन द मीन वाइल मलिक रियाज साहब ने वो प्रॉपर्टी बेची, फिर वो अली रियाज जो हैं वो प्रॉपर्टी इनकी बेची आगे बिकी 8 अरब रुपए की। जो 12 रुपए का इन्होंने लिया था फ्लैट हाउस ऑफ शरीफ से, वो बिका इनका 8 अरब पे। सो जो उसके शहजाद अकबर साहब जो बात कह रहे थे ना कि ये ज़्यादा खरीदी गई महंगी, जानबूझ कर, वो बात ठीक थी। सो वहाँ पे उनको लॉसेज हुए। सो उन्होंने फर्दर इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ हमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं मिला, जो उस नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा था कि क्राइम हमें नज़र नहीं आया इस पूरी डील में, लेकिन ये पैसा क्योंकि पाकिस्तान से आया हुआ है, पाकिस्तान ये क्लेम कर रहे हैं, इसके सोर्सेज फंडिंग वगैरह इसके मशकूक हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान को वापस कर रहे हैं। मलिक रियाज के साथ एक और भी काम किया था हाउस ऑफ शरीफ ने, वो इन्होंने किया था कि इनकी इत्तफाक फाउंड्री जो थी बैंकों के पास इन्होंने रखी हुई थी, वो इन्होंने आके जब वहाँ से क्लियर करा ली बैंकों से, तो इन्होंने बेची थी। मलिक रियाज थे, 2-4 और भी बिल्डर और ठेकेदार थे, वो भी ज़बरदस्ती बेची गई थी लाहौर में। और उसका पहले स्टेटस ये शहबाज शरीफ साहब थे, ये वज़ीर आला थे, उसका इंडस्ट्रियल स्टेटस से इन्होंने उसको रेजिडेंशियल किया, जो नहीं किया जा सकता था कि इंडस्ट्रियल जो आपकी होती ना, आप ज़मीन है इंडस्ट्री के लिए यूज़ होती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये भी उन्होंने धड़ल्ले से काम किया, उसको रेजिडेंशियल को उन्होंने वो जो था इंडस्ट्रियल को रेजिडेंशियल किया। वो करने के बाद मलिक रियाज को दे दी कि आप जो है ना वो करें,
इस पे हाउसिंग सोसाइटी पर, और हमें पैसे थे, 2-4 और बिल्डर भी थे। सो हाउस ऑफ शरीफ ने अपना क्लाउट इस्तेमाल करते हुए वजीर आला वाला और वजीर आजम वाला मलिक रियाज को 2 बड़ी प्रॉपर्टीज जो है इन्होंने बेची, एक लंदन वाली बेची, एक इन्होंने आके उसको बेची। अब मलिक रियाज ने इसके बदले, डेफिनेटली बिजनेसमैन है, उसने करने होते, उसने फेवर ली होंगी वट एवर जो भी ली है। अब वो ये समझ रहे हैं अचानक ये जो बम शैल हुआ है, मलिक रियाज ने सब पार्टीज को अब्लाइज किया हुआ है, कोई बच नहीं गया। इमरान खान साहब आखिरी थे, उनको भी काना किया है, उसकी डिटेल आ गई है। जो बुशरा बेगम साहबा जो है जिनको 450 कनाल जेलम में लेकर दिए, और फराह खान साहबा का भी आ रहा है, उनका नाम है, सिग्नेचर है सारे। मलिक रियाज साहब ने यहाँ पे आसिफ अली जरदारी को अब्लाइज किया हुआ है, उन्होंने बना के दिया था वहाँ पे, वो बिलावल हाउस है जरदारी हाउस लाहौर में बना के दिया हुआ है। इनकी उन्होंने प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं, महंगे उसके दामों खरीदी हैं, जो मुँह इन्होंने कहा है वही कुछ उन्होंने दिया है। इमरान खान साहब भी अब इस डील के बाद समझ आ रहा है कि जो इन्होंने सेटलमेंट की थी और उनकी चीज़ें छुपाई थी, उन्होंने वहाँ पे बुशरा बेगम साहबा को उन्होंने 450 कनाल है उन्होंने दे दिए, डोनेट कर दिए, और कोई उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन भी किया, पैसा किए। लास्टली, हालांकि बड़ी लंबी बात हो सकती है, मलिक रियाज ने एक बात साबित की है, इस मुल्क में हर बंदा या खरीदा जा सकता है, वो मुल्क का वजीर आजम हो, वो मुल्क का बादशाह हो, वो कोई बड़ा आदमी हो, वो मीडिया हो, वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो। इस बात पे मलिक रियाज को दाद बनती है, उसने पूरे के पूरे कौम के, या सिविल मिलिट्री हो, हम मीडिया के लोग हों, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपके बड़े आदमी हों, आपके वजीर आजम हों, उसने सब को नंगा कर दिया कि ये लें, इन लोगों की प्राइस है, इनको खरीदा जा सकता है। सो मेरे पास में होता तो मैं मलिक रियाज साहब को ना यकीन करें, नहीं वजीर आजम नहीं, इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल है आप अवार्ड देते कि बड़े बड़े ये लोग थे, बड़े बड़े नाम, और कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे ये लोग बिके हैं। उसने इस कौम का करैक्टर बता दे कि जो लोग आपको लीड करते हैं ना, जिनके लिए मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, यहाँ पे सारा दिन आकर सड़कों पे आप मतलब डंडे खाते हैं, और उसके बाद इस पुलिस का टार्चर बर्दाश्त करते हैं, उनकी औकात ये है। कोई ज़मीन पे बिक जाता है, कोई फ्लैट पे बिक जाता है, कोई यहाँ पे इसका वो महल बनवा लेता है जरदारी साहब की तरह। सो ये मलिक साहब का मेरा ख्याल है क्रेडिट है। ये थी ज़रा मैंने जो थोड़ी सी स्टोरी आपको समअप करके दी। आमिर साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे या पंजाब की तरफ चलें, वहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग मैच करना चाहूँगा, बिल्कुल करना चाहूँगा। ये जो 190 बिलियन पाउंड का जब ये स्टोरी हम इसका जिक्र करते रहे हैं, ये उस वक्त भी हमारा ये कहना था कि अगर बेताशा और भी पीटीआई के दौर में जो है ख़राबियाँ रहीं, बड़े बड़े स्कैंडल काफ़ी सारे हमने भी ब्रेक किए, मगर ये ओपन एंड शट केस था कि इसके मतलब 100% क्लियर था कि कभी भी बना तो सबसे आसान कोई केस बन सकता है, तो वो ये केस है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये अब आज कैबिनेट में, क्योंकि ये उस वक्त इसके अंदर जिसको दबा दिया गया था, और दबाने के अंदर इसके आप देखें पाकिस्तान के सारे इदारे एक्सपोज हो गए कि पहले कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, तो अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की और तमाम पावर लॉबीज़ की जंजीर जो है ना इस मुल्क में, वो मलिक रियाज साहब है। और ये कहा जा सकता है बड़े आराम से कि इस मुल्क को कोई अगर चला रहा है, कोई हावी है सब पे भारी, तो आसिफ जरदारी नहीं है, वो मलिक रियाज है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के भी आपने देखे सक्सेसिव चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स हैं, वो जो पैसे इवन फौजी भाइयों के फंसे हुए हैं वो नहीं निकलवा सके बैरिया के एक स्कीम से जो मुंसलिक वो है उसमें। उसके बाद पाकिस्तान की अदालत के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि 190 मिलियन पाउंड जो कि ये आप देखें इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए आ जाती हैं कि आसिफ जरदारी साहब उनके ज़ाहिर है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ताने बाने हैं, ये जो ऑडियोज़ आती हैं आसिफ जरदारी साहब के साथ, लोग इजीली उसके ऊपर बिलीव भी इसलिए कर लेते हैं कि वो बहरहाल ये 460 जो अरब रुपया था, ये कराची बैरिया के अंदर आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट के अंदर मुनीर की ज़मीन जो है उनको दी गई थी। देवर पार्टनर्स इन क्राइम, और जो कि जिसने अदालत ने उन लोगों को सज़ा नहीं दी सिंध गवर्नमेंट के, जो कि पीपल्स पार्टी के लोग थे जिन्होंने दी, सिर्फ उनको 460 रुपया, यही बड़ी बात है कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस 460 अरब रुपया दिया गया। पर कैसे अदालत ने इसको अलाउ किया, राज साहब कह रहे हैं कि इसको एडजस्ट करना नहीं समझ आता था, और उस वक्त कवर अप ले लिया गया था कि जनाब कैबिनेट ने क्योंकि बोर्ड लगा दी है, कैबिनेट ने कि जी ये वाला
जो आज राज खोला गया है, राज साहब ने बताया कि जनाब वो खत था और ख़त की कोई हकीकत नहीं थी। जिस तरह वो आज तक आसिफ जरदारी साहब का बिलावल की वसीयत की नहीं समझ आई, इसका भी वो ख़त था कि स्टैंप क्योंकि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जो फोरम है वो पाकिस्तान की कैबिनेट होती है। कैबिनेट के मोहर आने से सब कुछ बंद हो जाता है, मगर उसके बावजूद अदालत के पास ये था कि वो मंगवा सकती थी और अदालत पूछ सकती थी, नहीं पूछा गया, कोई अदालत में भी नहीं गया। फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट, मुझे अभी भी शक है कि बड़ी अच्छी बात है कि कैबिनेट में ये पेश हुई और इसके मतलब बात की गई है, मगर हम देखेंगे क्योंकि ये कंप्रोमाइज्ड है, सिर्फ पीटीआई कंप्रोमाइज नहीं है अभी, वो बिल्कुल इसके अंदर वो तो है ही है। इसके अंदर पीटीआई के अलावा नून लीग, ये नून लीग के हमेशा से मलिक रियाज के साथ ताने बाने रहे हैं, और ये हाइड पार्क वाला जो क्लास साहब जिक्र कर रहे हैं ये एक केस है। पीपीपी पार्टी का जाहिर है कि आसिफ जरदारी के वर्चुअल बेस्ट फ्रेंड जो है वो मलिक रियाज है, लाहौर का घर भी बैरिया के अंदर है, उसके अलावा ये जो मलीर की स्कैंडल है इन द फर्स्ट प्लेस उनका है। फिर एक और जिसके अंदर मलिक रियाज साहब के सन इन लॉ ने प्ली बार्गेन किया हुआ है, जो एक जो नैब की मेजर इंक्वायरी है उसके अंदर भी को एक्यूज्ड जो हैं वो जरदारी फैमिली है। तो इन सारी पार्टीज़ का आज कैबिनेट के अंदर डिस्कशन अच्छी बात है कि हुई है, मगर हम ये देखेंगे कि इसका आगे चल के नतीजा निकलता है कि नहीं निकलता, कि ये सिर्फ पब्लिसिटी की हद तक ये बात की गई है या मलिक रियाज को इसमें पकड़ा जाता है या ये पैसे निकलवाए जाते हैं। दूसरा, इस सारे के अंदर जो कैरेक्टर है और पीटीआई की गवर्नमेंट का जो मैं समझता हूँ, जिस तरह सैफुर रहमान साहब थे नून लीग के दौर के कैरेक्टर, तो वो इसके कैरेक्टर जो है ना शहजाद अकबर साहब हैं। आपने शायद वक्फा ले लें, वक्फा ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। वक्फे के बाद इस बात को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा पंजाब की सिचुएशन के ऊपर भी बात करेंगे, बजट का क्या होगा, इसकी मुमकिनात पर, और जो इसकी फर्दर जिस तरह प्रोसीड हो रहा है सिचुएशन, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, और डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आमिर साहब आप कमेंट कीजिए। मैं क्विकली कह दूं कि ये पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि इसलिए सबसे बड़ा स्कैंडल होगा कि इसके अंदर सारी पार्टीज़ चूँकि रियाज मलिक के सामने कंप्रोमाइज नज़र आती हैं, सिर्फ पार्टीज़ नहीं नज़र आती हैं, पाकिस्तान की अदालतें भी कंप्रोमाइज नज़र आई हैं कि इसको पहले टेकअप नहीं किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट रही है, पाकिस्तान का मीडिया बड़ा सिलेक्टिवली हेयर एंड देयर इसके मतलब बात हुई, क्योंकि मलिक वारिस साहब सबसे ज़्यादा इश्तिहारी बड़ी पार्टी है, मीडिया में भी इसका जिक्र नहीं आता, बल्कि सबसे बड़ा जो किरदार है, मरकज़ी किरदार, वो शहजाद अकबर साहब हैं, और वो इस मुल्क से फ़रार हो चुके हुए हैं, और राना सनाउल्लाह के बकौल के 5 अरब रुपए की कमीशन जो है ना उनके थ्रू दिलवाई गई। आई होप कि उनको लाया जाता है, उनके रेड वारंट किए जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ के इस कहानी के वो मेन किरदार हैं, उनके ऊपर और भी बेताशा इल्ज़ाम आता है। ब्लू एरिया के ऊपर एक प्लॉट के मतलब बड़े सवाल आ रहे हैं कि उन्होंने दवाया, उन्होंने फिर अपनी जो एंटी करप्शन पंजाब की वो बनाई हुई थी अदारा, वो वर्चुअली वही चला रहे थे, उसके थ्रू रिंग रोड में एक पार्टी को तो उन्होंने पकड़ लिया जिन्होंने माल बनाया जा रहा था, मगर अपने जो ग्रुप को उन्होंने नवाजा गया, उसके हवाले से बड़े सवाल हैं। और भी बड़े सवाल हैं कि आप ये कह सकते हैं इजीली कि पीटीआई के सैफुर रहमान थे जिन्होंने अपने लोगों को ज़्यादा नवाजा और पकड़ा कोई नहीं है, कोई एक भी बड़ा केस उनके क्रेडिट पे नहीं है जहां उन्होंने इल्ज़ाम लगाए मगर वो परसू करके उसको कैद करवा चुके हैं। तो इंशाल्लाह इस पर परसू करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ हामिद खान साहब मौजूद हैं, और जिस इशू के ऊपर हमने बात करनी थी वो भी इससे रिलेटेड है, किस तरह से ये राब्ते किए जा रहे हैं, और इन राब्तों में, इन मुलाकातों में या इन गुफ्तगू में निकल क्या रहा है पीटीआई के लिए। आमिर साहब आप स्टार्ट कीजिएगा। हामिद खान साहब फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आपके मुंह से ही सुनते हैं कि आप का एक बहुत ज़्यादा बानी रुकन भी रहे पीटीआई के, उसके बाद आपके जब पावर में आई उससे पहले ही इख्तलाफात हो चुके हुए थे, और जो इख्तलाफात थे आपके वो बड़े नज़रियाती थे कि बेताशा उस तरह के इख्तलाफात हमारे जैसे लोगों को भी रहे कि जिस तरह की इलेक्टेबल्स लेके आए या टीम के हिस्से दे। तो अब जो आपकी दोबारा सुलह हो गई है, तो जो आपके खदशात थे या जिन चीज़ों पे आप नाकिद रहते थे, आपकी तशफ़ी तसल्ली इमरान खान साहब ने करा दी है कि वो मामला ठीक हो गया और आइंदा बेहतर उनका अमल रहेगा। देखिए
उन्होंने इस बात को तो एक्नॉलेज किया है कि इलेक्टेबल्स वाला जो फार्मूला था वो को ठीक नहीं साबित हुआ, उससे नुकसान भी हुआ है। उन्होंने आखिर में जो है हमारे पीटीआई को नुकसान पहुंचाया है उनमें से कई लोगों ने। इस हद तक तो इस पर एक्नॉलेज करते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि किस हद तक वो पुराने और नजरियाती कारकुनों को आइंदा मौका देंगे और किस हद तक इलेक्टेबल्स को अभी अपने साथ रखेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उन्होंने किसी हद तक तो इसको एक्नॉलेज किया है कि ये भी एक गलती थी जिसकी वजह से हमारे पुराने नजरियाती कारकुनान जो थे वो नज़रअंदाज हुए। सर, आपने कहा कि वो आने वाला वक्त बताएगा, तो क्या आपने उनकी ज़बानी एश्योरेंस पे और इसकी तशफ़ी किए बगैर कि वो वक्त पे छोड़ दिया है और आपने रीजॉइन कर लिया है? देखिए, मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था पार्टी में, मैं हमेशा रहा हूँ तो और रहूँगा। तो वो पार्टी का जहाँ तक ज्वाइन या ना ज्वाइन करने वाली तो बात ही नहीं। सिर्फ ये था कि मेरे उनके कुछ इख्तलाफात थे और उनके बारे में ज़रूर बातचीत हुई है और उन्होंने ये एक्नॉलेज किया था कि उसमें कुछ गलतियाँ थी, कुछ मशवरे नहीं माने गए थे। तो बहरहाल कोई चीज़ ओवरनाइट तो बिल्कुल चेंज नहीं हो जाती। अभी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा किस हद तक जो हमारा बुनियादी सोच रखने वालों का, क्योंकि मेरे साथ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी कुछ पुराने कारकुनान जो हमारे बुनियादी में रकान रहे हैं वो मौजूद थे और मुझे उनकी भी जो है रिजर्वेशंस वो भी सामने रखी गई। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इब्तिदा हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा से इन सब के तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखा जाएगा और पार्टी की जो पॉलिसी है, सबसे अहम चीज़ होंगे, बेशतर हम में से जो लोग हैं वो कोई अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं है, ना वो कोई ऑफिस का तलबगार है। उनका तो सिर्फ यही है कि जो पार्टी की बुनियादी सोच थी और जो बुनियादी इसका नैरेटिव था वो वापस आना चाहिए और इसको एक सही माने में डेमोक्रेटिक पार्टी बनना चाहिए, जिसके अंदर वक्तन फ़वक्तन हर 3-4 साल के बाद इंटर पार्टी इलेक्शंस हों और नई क़यादत उभरती रहे। तो ये बुनियादी नुक्ते थे जो हमने उनसे बात की थी कि यहाँ पर आके एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हमने पार्टी के अंदर इलेक्शंस कराने बंद कर दिए 2012 के बाद और इसको रिवाइव किया जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम सबके को पार्टी जो है आउटलिव करे। पार्टी तो सेंचुरियों चलती हैं, लोग आते जाते रहते हैं। खान साहब, आपने, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा आपने तफसील से बता दिया कि आपने क्या उनको बातें की हैं। वाकई आपने डेमोक्रेटिक आपने लाइंस पे कहा है। 2-4 चीज़ें, एक तो ये पता चला है कि खान साहब ने आपको खुद बुलाया था, जब तक वज़ीर आज़म रहे हैं उन्होंने कभी आपको नहीं बुलाया ना उन्होंने कभी आके उन्होंने बात की कि मुझसे गलतियां हुई, नजरियाती लोगों को पीछे किया। उन्होंने हमेशा डिफेंड किया कि मैंने इलेक्टेबल लेके आया, उन्हीं की मदद से हुकूमत उनकी बनी। जब वो वापस गए हैं अपोजिशन में तो आपको उन्होंने बुला लिया। नंबर 1, आपको जो एतराज़ात थे जो आपके मैं सुन रहा था वो ज़्यादातर फवाद चौधरी साहब पे थे, बाबर अवान साहब पे थे, आपका बल्कि मेरा ख्याल है वर्बल भी बहुत सारी चीज़ें हम इन 3-4 सालों में हम उसमें देखते रहे। तो क्या खान साहब ने उन पर भी एश्योरेंस करवाई हैं या आपको कैसे बैलेंस करेंगे कि एक साइड पे वो भी बैठे होंगे, फवाद चौधरी साहब होंगे, बाबर अवान साहब होंगे, दूसरी साइड पर आप या आपका ग्रुप होगा? और तीसरी बात ये है सर कि मैं चाहता हूँ सारा का एक साथ ही आप जवाब दे दीजिएगा। आपने भी बात की एक इलेक्शन होने चाहिए पार्टी में। 2-4 दिन पहले तो खान साहब ने खुद को अपने आप को फिर दोबारा उन्होंने चेयरमैन नामजद कर दिया है। उसके बाद बाकी भी जितने अहदेदार थे, असद उमर साहब थे, शाहमुद कुरैशी साहब थे, फिर उसके बाद शेरी मजारी थी, उन्होंने तो बैठ के कागज़ पे लिख के भेज दिया है। तो आपको लगता है कि 2-3 दिन पहले तो यही काम कर चुके हैं, आपके कहने पर पार्टी में इलेक्शन करा लेंगे वो? देखिए, ये जो कुछ हुआ है वो तो एक इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट पूरी की गई है, जिस तरह और सियासी जमातें करती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ वो सही माने में इलेक्शंस नहीं है। इलेक्शंस तो जो है ग्रास रूट लेवल से कराने पड़ते हैं। एक दफ़ा मैंने कराए हैं और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी भी हुई थी। उसमें सवाल ये कि टॉप लेवल कुछ लोगों ने इसमें बड़ी गड़बड़ की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन
फिर भी वजी साहब जिन्होंने उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया था उन पर सारा बर्डन डाल दिया, बल्कि उनको जो जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो मुजरिम थे उनको छोड़ दिया गया, मतलब वो एक अपनी एक हमारी तारीख का हिस्सा हो गया। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि वो ये जो इलेक्शन थी ये तो मेयर एक कागजी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हकीकी इलेक्शन ही आंसर है, क्योंकि हमारी पार्टी में लाखों मेंबरशिप है। इवन 2016 को जब पार्टी इलेक्शन कराने थे, जो कि नहीं कराने दिए गया जहांगीर तरीन वगैरह की वजह से, उस वक्त भी 27 लाख से ज्यादा मेंबरान जो थे हमारे पास रजिस्टर्ड थे, और तस्लीम रवानी साहब को उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था पार्टी के इलेक्शन कराने के लिए। और मैं समझता हूँ वो इलेक्शन हो जाता तो पार्टी के अंदर बहुत अच्छी तब्दीलियां आनी थी, लेकिन वो चलिए उस मसले तुमने कर दिया। अब भी वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अब भी पार्टी में कोई अगले साल 1.5 साल में अगर इलेक्शन हो जाए। उनके फवाद चौधरी साहब और बाबर अवान साहब के बारे में आप कैसे मतलब मैं उनका कोई ऐसा जिक्र भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनको किसी सूरत भी मेरा उनके साथ कोई गुजारा नहीं हो सकता। ये इस किस्म के लोग इस पार्टी में आके पार्टी के लिए एक मुश्किल ही बने हैं और उसके लिए पार्टी के लिए नुकसानदेह। अरे सर, मैं अभी देख रहा था, प्लीज़ आप मुझे उस पर करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, आपके ग्रुप के ये जो है लाहौर बार के प्रेसिडेंट बने इलेक्शन में फरवरी में, मैं ठीक कह रहा हूँ सर? आपके ग्रुप ने इलेक्शन जीते हैं वहाँ पर? जी, लाहौर बार का इलेक्शन हम जीते हैं। तो मैं वही पूछना चाह, खान साहब का, क्योंकि उन्होंने मिले थे वहाँ पे, गए लाहौर गए थे, वो साबिक चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब से भी मिले, फिर उन्हें लीगल टीम की ज़रूरत भी थी। आप समझते हैं कि इस वक्त आपको 3.5 साल बाद बुलाना खान साहब के पीछे, उनके जहन के पीछे आपके बार के इलेक्शंस भी हैं कि आपका एक पावरफुल ग्रुप है और आपके प्रेसिडेंट भी हैं लाहौर के, क्योंकि अगर बार बड़ी इंपॉर्टेंट बार है तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लीगल इश्यूज़ हैं, कोर्ट्स में लड़ाइयाँ झगड़े, वकील और बहुत सारा उन्हें सपोर्ट चाहिए। डू यू थिंक कि 3.5 साल बाद आपको इसलिए बुलाया गया कि आपका बार का प्रेसिडेंट है लाहौर, या आपकी लाहौर बार के? मेरे तो हर साल कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता है हाईकोर्ट बार का। नहीं, अपोजिशन में आप आए हैं खान साहब, पहले हुकूमत में थे ना, अटॉर्नी थे, लॉ ऑफिसर थे, वो तो सब कुछ वो खुद मैनेज हो जाता था। अब जब वो अपोजिशन में आए हैं तो आपका बार का प्रेसिडेंट है आपके ग्रुप का, आप समझते हैं कि उन्हें ज़रूरत पड़ गई आपकी 3.5 साल बाद अपोजिशन में दोबारा? मेरा ख्याल है इस वजह से तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये बात थी, मैंने वजाहत कर दी थी कि जो हमारे ग्रुप की पॉलिटिक्स है उसके साथ पार्टी की पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम तो उस चीज के खिलाफ हैं जिस तरह से हमारे मुखालिफ ग्रुप ने PMLN की सानवी तंजीम के अपने एक्ट शुरू किए हुए हैं, पिटीशन डाल रहे हैं, उनकी तरफ से ये गलत बात है। कम से कम प्रोफेशनल ग्रुप जिसको मैं हेड करता हूँ वो किसी सूरत भी किसी पार्टी का, बशमूल मेरी पार्टी के, उसका सानवी तंजीम नहीं बनेगा, बल्कि इंडिपेंडेंट रहेगा और अपने मकासद के लिए। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी, हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद पंजाब की सिचुएशन के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुल्क बाशी बुहरान का शिकार है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खबरदार किया, उनके जो अहम रिमार्क्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, पंजाब के बजट का क्या होगा, ये क्या चल रहा है? पंजाब के अंदर जो है ना, वो अब बहरान जो है वो सिर्फ कानूनी नहीं रह गया, वो सियासी नहीं रह गया, कानूनी और आइनी भी हो गया है। बजट बहरहाल पेश होना लाजमी फाइनेंशियल ईयर के लिए लाजिम होता है, और वहाँ पे अब सूरत हाल जो बताई जा रही है कि क्योंकि परवेज़ इलाही साहब नहीं होने दे रहे थे, उन्होंने अपनी कंडीशंस लगा दी थी कि IG साहब और चीफ जस्टिस जब तक माफ़ी नहीं बढ़ेंगे तो होगा। तो अब बताया जा रहा है कि गवर्नर साहब ने आउटसाइड दी चेंबर्स, आउटसाइड दी असम्बली अलाउ कर दिया है कि जी वहाँ पे इजलास बुला के बजट सेशन किया जाए। अब ये इसके ऊपर कानूनी सवाल उठ जाता है कि आया गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार है
कि मेरा तो ज़ाती ख्याल है गवर्नर साहब सिर्फ स्पीकर को या जिस तरह सदर पाकिस्तान जो है सिर्फ कह सकते हैं, इजलास बुला सकते हैं, उसके बाद स्पीकर ऑफ द हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे हाउस रन करता है। पर बहरहाल वो रूलिंग पार्टी अब सुना है ईवान इकबाल में जाके इजलास करके बजट वहाँ से करवाना चाह रही है। अब गम क्योंकि पड़ गया है, इसका फैसला जो है वो अदालत ही कर पाएगी, और अदालत भी कर ये रही है कि दोनों साइड अभी तक इसका मसले का हल इसलिए नहीं निकाल रहे, वरना तो सूली तौर पे स्पीकर के ख़िलाफ़ जब जो है अगर पीडीएम चली जाती है, पर वो नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास 186 नंबर नहीं है, और जो अपोजिशन है उनके पास भी अगर वो गिरा भी लें इस गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो इलेक्ट करवाने के नंबर नहीं है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अदालत की तरफ से फैसला आ जाए कि 5 जो कोटा की सीटें हैं उसके ऊपर अदालत, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनका रिजेक्ट कर दिया है, वो फैसला नहीं आ रहा, और अदालतें भी माशाल्लाह बैठी हुई हैं, फैसला नहीं कर रही। उस फैसले में तो वो देर किए जा सकती है, मगर ये बजट के लिहाज से मेरा अदालतों को कल परसों कि ये फैसला देना पड़ेगा कि ये मेरा ख्याल दोनों पार्टीज़ को कहना पड़ेगा, ये इसको स्पीकर साहब को भी कहना पड़ेगा कि आप इजलास करवाएं, उनके लिए लाजिम है कि वो करवाएं, और दूसरी पार्टी को भी कहना पड़ेगा कि आप चैम्बर के अंदर आके असम्बली के प्रेमिसेस के अंदर ही वो बजट इजलास हो सकता है। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ मिसालें हैं कि मारकुटाई होती रही, थप्पड़ पड़ते रहे, मगर ये भी एक नई मिसाल है, एक नया आप बाब खोल रहे हैं कि जी किसी जगह बाहर आउटसाइड द असम्बली चौक के अंदर फॉर एग्जांपल बैठ के बजट इजलास हो जाए। मेरे नहीं ख्याल है इसकी गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्विकली क्लास साहब अगर इस पे वन लाइन में कमेंट कर दें। बस वन लाइन, आमिर साहब ने बहुत पहले कहा था, इन्होंने कि गंद पड़ना है, गंद पड़ा हुआ है, यहाँ का गंद को सेटल हुआ है, यहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा सेटल नहीं होता, पंजाब में पड़ा हुआ है। पंजाब का बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड गंद है, कोई इस पे मुझे तो कोई जल्दी में कोई इसका नहीं लग रहा, हल नहीं इसका निकला। जब तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते तो वहाँ से कुछ सीटें अगर इमरान खान साहब निकाल लेते हैं या ये निकाल लेते हैं वहाँ पे ये नवाज़ लीग पीडीएम, फिर कोई 19-20 हो जाए, तो मेरा ख्याल है हमें ये गंद के लिए ना तैयार रहना चाहिए। महीना डेढ़ जब तक इलेक्शन नहीं होते, ज़िमनी कोई कट्टाकट्टी नहीं निकलता, उस वक्त तक तो ये मेरा ख्याल इसी तरह की चीज़ होगी। अनप्रेसिडेंटेड है जैसे बात है, और ये बात तो ठीक है कि स्पीकर को आप कह सकते हैं कि जनाब इजलास बुलाएं, आप कैसे गवर्नर साहब जो हैं वो किसी और को वो कह रहे हैं कि आप बुला लें, तो इस पे वही वाली बात कानूनी महरीन बता सकते हैं, हम तो एक ओवरऑल जनरल व्यू दे सकते हैं। तो अपेरेंटली तो यही लगता है कि गंद मचा हुआ है और मचा रहेगा, और मुझे लगता है कि जब तक ज़मीनी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएंगे तो सिचुएशन ऐसे चलेगी। अपेरेंटली मामला बहुत गड़बड़ हैं, और मजीद ये किस तरह से जाके आगे आने वाले दिनों में रिजॉल्व होंगे इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।